ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने वैसे एक्सप्रेशन तो डिराइव किया था। दिस एक्सप्रेशन इज लाइक दिस। ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने। इफ a body of mass m is taken from a point whose distance from the center of earth ही ले रहा हूं मैं, is r1, if a body of mass m is taken from a point whose distance from the center of earth is r1 to a point whose distance is r2, of course from the center of earth, then the work done or the change in potential energy is, अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को du लिख दूं, वर्क होता है बेटा G/m/x² इंटू dx लिख दूंगा। f dx हो गया स्मॉल वर्क। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी x की वैल्यू r1 टू r2 ले लेता हूं। ठीक है, फ्रॉम r1 टू r2। You know the differentiation of 1/x². This can be written as G/mm 1/x² dx from r1 to r2, और 1/x² की जो इंटीग्रेशन है वो होती है -1/x। बड़ी बार कर लिया। So du will be equal to -G/mm 1/x from r1 to r2, which will become equal to -G/mm 1/r2 -1/r1। आप ये माइनस साइन अंदर ले जाइए तो du बन जाएगा G/mm इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, दिस इज द वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी जब किसी बॉडी को r1 जो डिस्टेंस था वहां से लेके जाएं कहां तक, r2 डिस्टेंस तक। r1 r2 क्या है बेटा, ऐसे समझ लो डायग्राम की हेल्प से अगर समझना है तो। सपोज दिस इज अर्थ एंड एक बॉडी का डिस्टेंस पहले अर्थ के सेंटर से था r1 और फिर यहां से मैं यहां ले गया, अब ये डिस्टेंस हो गया r2। पहले P से Q ले गया मैं, ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इतना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा, मतलब इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। बेटा अगर r1 r2 से बड़ा हुआ, यहां छोटा दिख रहा है, तो ये जो du है ये नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर r1 छोटा है तो देखो ना, अगर r1 छोटा है, मान लो r1 6 है और r2 8 है, r1 छोटा है, ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? 1/6 बड़ा है कि 1/8 बड़ा है? 1/6 बड़ा है, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
लेकिन अगर R1 बड़ा हुआ और R2 छोटा हुआ तो ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। इफ यहां मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, मैंने इसलिए डायग्राम नहीं बनाई थी, यहाँ ये डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ स्पेसिफाई, क्योंकि डायग्राम में तो दोनों चीजें नहीं दिखा सकते ना कि R1 बड़ा भी है और छोटा भी है, या तो बड़ा दिखाएंगे या छोटा। अगर R1 R2 से छोटा है then this du will be negative। नहीं, छोटा है तो पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये R1 R2 से छोटा है, इसका मतलब हम अर्थ के पास से दूर लेके जा रहे हैं। सो व्हेन वी आर टेकिंग इट अवे, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुई वो पॉजिटिव हुई। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर R1 R2 से बड़ा है then du will be negative and that is called decrease in potential energy। सो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करता है कि हम बॉडी को अवे फ्रॉम द सरफेस ले जा रहे हैं या टुवर्ड्स द सरफेस ला रहे हैं। ठीक है, और ये du का फॉर्मूला है क्या? GMM वन बाय R1 माइनस वन बाय R2। देखो, if a body is taken from the surface of earth up to a height h above the surface of earth, अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाएं, सरफेस से ऊपर h, so the situation will be like, एक बॉडी पहले यहां थी और इसको हम h हाइट ऊपर ले गए। ऑलरेडी हम मैकेनिक्स में कर रहे थे, मैं अभी mgh ला के दिखा रहा हूं आपको। ये जो एक्सप्रेशन था ये तो जनरल एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो बेटा जब बॉडी यहाँ पे है तो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है? जितना रेडियस है। तो R1 कितना हो गया? देन R1 इक्वल्स टू R, क्योंकि आप याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले R1 और R2 क्या लिए थे? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और बेटा अब R2 कितना हो गया? R2 हो गया R प्लस H। Therefore du will be equal to GMM into 1 by R minus 1 by R plus H। ठीक है, समझ में आ गया? हम अगर R कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में जो है, कैन वी राइट GMM by R into 1 minus R over R plus H। देखो करके, क्योंकि यहाँ तो R है ही नहीं नीचे, तो लेना कैसे है? तो हम
मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो डिवाइजन वाला यहाँ ले लिया। आप इसको ले जाओ ना आर को अंदर, तो 1/r आएगा और इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स अभी हमारा जो du है दैट विल बी इक्वल टू Gmm/r इंटू 1 माइनस r ओवर r प्लस h में से r कॉमन ले लो। r प्लस h में से जब r कॉमन लिया तो बनेगा क्या, 1 प्लस h/r। यहां से पूरे स्टेप समझना है बेटा आपने ये। सो नाउ दिस r एंड दिस r विल बी आउट, कैंसिल हो गया। दिस वे ये जो du है वन माइनस इस 1 प्लस h/r को जो कि डिनोमिनेटर में है, क्या हम इसको 1 प्लस h/r रेज पर -1 लिखें। देखो जैसे मेरे पास अगर कभी 1/x है तो x रेज पर -1 ही तो हुआ। अब बेटा यहां हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे फॉर स्मॉल इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम सेज कि अगर x बहुत छोटा है 1 से, अगर x 1 से बहुत छोटा होगा देन 1 प्लस x रेज पर n जो है किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx। 1 प्लस x रेज पर n किसके बराबर हुआ, 1 प्लस। तो अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि h बहुत छोटा है r से, हम कितनी ऊपर फेंक रहे हैं, जो हाइट है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, देन बेटा जो h/r होगा वो 1 से बहुत छोटा होगा। अगर h r से छोटा है तो h/r 1 से छोटा होगा। इन दैट केस देन 1 प्लस h/r रेज पर -1 क्या बन जाएगा बेटा, अगर 1 प्लस x रेज पर n जो है 1 प्लस nx है तो 1 प्लस h/r रेज पर -1 बनेगा 1 माइनस h/r। पता चला, 1 प्लस nx -1 इंटू h/r। n की जगह क्या है -1 और x की जगह h/r, तो -1 इंटू h/r करोगे तो माइनस h/r। सो du कितना बनेगा, Gmm/r इंटू 1 माइनस h/r। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपका रिजल्ट मिल गया आपको mgh। तो du कितना हुआ, Gmm/r इंटू 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, इंटू h/r पॉजिटिव आ जाएगा। जिसमें ये जो du है ये बनेगा, ये स्मॉल m बाहर निकाल लो, ऐसे ऐसे लिख दो, m इंटू Gm/r² इंटू h। देख लो जरा, कुछ भी नया नहीं किया इसमें, थोड़ी सी बस मैनिपुलेशन इधर उधर किया है। ये जो Gm/r² है ये तो स्मॉल g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी हैव du इज इक्वल टू mgh। वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg इंटू h। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, Gm/r²। इसका मतलब ये है
जो हमारा जनरल फॉर्मूला था ना पोटेंशियल एनर्जी का, ये जहां से मैंने पहले लिखा था, ये तो जनरल है, बट ये जो फॉर्मूला है जो हम वर्क एनर्जी पावर में भी यूज करते हैं, ये तभी वैलिड होगा अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो जब हम मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं, वहां हम जी को कांस्टेंट ही लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्यों? क्योंकि हम हाइट बड़ी छोटी लेते हैं रेडियस के कंपैरिजन में। यहाँ भी वही आ गया, बट जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तब हाइट बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव ए डिफरेंट एक्सप्रेशन इन ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट है, जो एक्चुअल है ना वो माइनस GMM/R है। एक छोटा सा और एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे बेटा, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है। देखो हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, आज को खत्म करेंगे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक है इंटेंसिटी और एक है पोटेंशियल। इफ यू रिमेंबर, इंटेंसिटी को डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट मास और पोटेंशियल को डिफाइन किया था वर्क पर यूनिट मास, है ना? लेकिन इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल मैंने आपको रिलेट करके ऐसे भी बताया था कि बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और मोमेंटम भी होता है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर और मोमेंटम वेक्टर है, और हमारे पास फॉर्मूला है कि K = P²/2m, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों भी तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को इंटेंसिटी या पोटेंशियल दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव ए रिलेशन बिटवीन what? Relation between gravitational field intensity and gravitational potential. मैं लिखूंगा relation between field intensity को खाली intensity and gravitational potential को potential ही लिखूंगा खाली, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट इज अंडरस्टूड कि ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही होगा। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके फील्ड की हम बात करते हैं, सोर्स है ये, और यहां पर कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट अस से ए और बी, ठीक है। और ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो है dx। An object of mass m0 is taken from A to B through a small displacement dx. Then सपोज ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना वो x है, देखते हैं जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती इसकी। देन ये जो dw होगा ये होगा बेटा F.dx, क्योंकि वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यहां देखो जब पार्टिकल हमारा ए पॉइंट पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अंदर की तरफ लग रही है, बट हम ले जा रहे हैं इधर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज एंगल 180 है। सो dw इज इक्वल टू F/dx cos 180। फोर्स अट्रैक्टिव है, वी आर टेकिंग इट अवे, तो एंगल 180 हुआ। इट मीन्स दैट dw इक्वल टू
माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं एफ की जगह क्या, m0 इंटू आई। ठीक, तो दिस विल बिकम dw इक्वल टू माइनस m0 i इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है? एंगल 180 क्यों लिया पता चल गया? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, वी आर टेकिंग इट अवे, सो वर्क विल बी नेगेटिव। यहां से बेटा इस m0 को नीचे ले आइए, dw बाई m0 कितना बना, माइनस आई इंटू डी एक्स। देखो हम ये पढ़ रहे थे कि वर्क डन पर यूनिट मास होता है पोटेंशियल, और फोर्स पर यूनिट मास होता है इंटेंसिटी। तो फोर्स पर यूनिट मास वाला कॉन्सेप्ट यहां से यूज करके फोर्स की जगह लिखा मास इंटू इंटेंसिटी। अब ये वर्क अपॉन मास क्या हुआ, अगर W बाई m0 V होता है तो dW बाई m0 क्या होना चाहिए, dV नहीं होना चाहिए। सो आई कैन राइट देयरफॉर dV इक्वल टू माइनस आई इंटू डी एक्स। वर्क डन पर यूनिट मास इज पोटेंशियल, स्मॉल वर्क स्मॉल पोटेंशियल। सो यहां से फिर आपके पास एक्सप्रेशन आ गया फाइनल, जो वो क्या है, देयरफॉर क्या एक्सप्रेशन बना बेटा, I इक्वल्स टू माइनस dV बाय dx। I equals to minus dV by dx। So we can say now concentrate here, dV by dx जो है ना, it is potential divided by distance। आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था dx by dt या dV by dt। जब हम dx by dt लिखते हैं, it is rate of change of displacement, it is called velocity। लेकिन जब हम खाली dx ये dt के बेसिस पे क्या बोलते हैं, it is रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। जब भी डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आएगा ना, इन फ्यूचर भी कभी आप देखोगे, dV बाई dx, इसे बोलते हैं, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आ रहा है, इस टर्म को ग्रेडियंट बोलते हैं। सो दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। So we can say therefore the gravitational field intensity is equal to the negative gradient of gravitational potential। Gravitational field intensity is equal to
नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऐसे इंटेंसिटी का यूनिट क्या बन रहा था, ऐसे देखो, इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन मास, मैंने बोला था जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, सिंस पोटेंशियल इज वर्क अपॉन मास, सो दैट इज जूल पर केजी। जूल पर केजी को हम लिख सकते हैं बेटा, देखना ध्यान से, यूनिट तोड़ना सीखो, न्यूटन मीटर पर केजी, क्योंकि जूल क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास केजी इंटू मीटर डिवाइडेड बाय केजी, तो केजी केजी गया। तो इस पोटेंशियल का एक यूनिट और है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जूल पर केजी है, जूल इज न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये मीटर तो है, ये केजी केजी गया फाइन, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, इंटेंसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पोटेंशियल का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप यहां से जस्टिफाई कर सकते हो, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये चीज पता चल गई। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो पोटेंशियल का क्या होता है, अगर यूनिट ही देखना है आई का, आई का पोटेंशियल होता है जूल पर केजी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का तो मीटर है, ठीक। जूल की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल की जगह लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर केजी डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, क्या बना, ठीक है। फोर्स पर यूनिट मास भी न्यूटन पर केजी है, लेकिन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस भी न्यूटन पर केजी होता है। दैट मींस ये रिलेशन जो है ये वैलिड रिलेशन। ठीक है, इतना ही है वैसे। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, एक स्क्वायर है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर हैज ए पार्टिकल ऑफ मास m, what is the intensity at the center of one of the faces, one of the sides। यहां पर I की वैल्यू कितनी होगी, कहां पर आप यहां देखेंगे अगर, तो ये सेंटर है, इस पॉइंट पे I की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर में तो 0 आएगी I की वैल्यू, बट यहां कितनी होगी वो बताना। सेंटर में क्यों 0 आएगी वो समझ लो, क्योंकि जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना वो, जितना वो ना ये, तो बराबर यहां सेंटर पे फाइंड करने हैं। इंटेंसिटी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी वो पता करना है। जस्ट टू डिफरेंशिएट में नाम दे देता हूं M1 M2 M3 M4,
यहाँ सबकी इंटेंसिटी होगी। इस m1 के कारण जो इंटेंसिटी होगी, अगर मैं उसको नाम दे दूं I1, तो ये होगी बेटा I1 की डायरेक्शन। M2 के कारण I2 होगी, ये होगी I2 की डायरेक्शन। M3 के कारण I3, ये I3 की डायरेक्शन। और M4 के कारण I4। तो हमें चारों इंटेंसिटीज कैलकुलेट नहीं करनी है। आप ड्राइंग देख लीजिए, सिंस ये दोनों मासेस बराबर हैं, इनका डिस्टेंस बराबर है, इंटेंसिटीज की डायरेक्शन अपोजिट है, I2 और I3 कैंसिल हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ I1 और I4 का रिजल्टेंट निकालना है। ये आएगी आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है, पूरी कैलकुलेशन नहीं, कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे, वो कौन सी साइड के पैरेलल होगी। मतलब उसकी डायरेक्शन BA के अलोंग होगी या CD के अलोंग, एक ही बात है, या AB के अलोंग होगी या DC या ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, तो यहां देखो, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये I1 ये I4 हम फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर ये A है, ये होगा बेटा A/2। लेट मी से ये पॉइंट है O, तो AO का स्क्वायर कितना हो गया, A² प्लस A²/4, A/2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5A²/4। तो इससे आपके पास AO कितना आएगा, देखो A√, या AO² ही रहने दो, इंटेंसिटी में तो स्क्वायर ही चाहिए। AO² भी इतना और OD² भी इतना ही बराबर होंगे। AO² और OD² दोनों बराबर हुए। समझ में आ गया। तो इंटेंसिटी I1 क्या होगा, G(m1) डिवाइडेड बाय AO²। इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो वही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। AO² मतलब 5A²/4। सो आपका आंसर आएगा इसमें 4GM डिवाइडेड बाय 5A²। और I4 भी इतना ही आएगा, 4GM/5A²। फिर आपने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्योंकि ये दोनों इंटेंसिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा है कि अगर दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो रिजल्टेंट आता है 2A cos θ/2। पहले ये देखो कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा, सोचो। ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो ये 90 हुआ टोटल। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा I, दैट विल बी इक्वल टू 2I1, दोनों में से कोई एक लिख लो, इंटू cos 90/2। सो I विल बी इक्वल टू 2 इंटू I1 की जगह क्या लिखूं, 4GM/5A² इंटू 1/√2। ये सॉल्व कर लो। 45 कैसे आया, सोचना। ये जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स O पॉइंट है, ठीक है, ये वाली। तो ये इक्वली इंक्लाइंड होगा दोनों के साथ, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर पे है। ऐसे ही इसका भी तो सेंटर है, जितनी साइड ये उतनी साइड ये, जितनी ये उतनी ही ये वाली। तो ये सारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं बनेंगे, ये और ये, ठीक है, या ये वाली या ये वाली। वो तभी पॉसिबल है, ज्योमेट्री देखो, वो तभी पॉसिबल है अगर ये भी 45, ये भी 45, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, दिस वे आप ये मैग्नीट्यूड जो है वो ये फाइंड कर लीजिए। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे एस्केप वेलोसिटी, और उसके बाद हम सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।